पेपर 4 में भी मिल सकता है, एथिक्स में मिल सकता है, पेपर 1 में मिल सकता है, निबंध के टॉपिक में मिल सकता है। अगर ह्यूमैनिटीज के आप स्टूडेंट हैं तो जो आप कंटेंट सीख रहे हैं, जो वोकैबुलरी सीख रहे हैं, उसका प्रयोग आप लिटरेचर में, साहित्य के सब्जेक्ट में, साथ ही साथ अगर आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट हैं तो वहां भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ूंगा और केवल इस मूल भाव से आगे बढ़ रहा हूं स्टूडेंट कि मैं आपको कंटेंट इन्वेस्टमेंट के लिए क्लास ले रहा हूं। मैं आपको थीम्स के बारे में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, उनमें से जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं और उनमें से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्रश्न को शेयर करना संभव नहीं है, प्रश्न कई एक ही विषय पर 10 प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर कंटेंट आपके पास है तो आप अलग अलग 10 प्रश्नों को कम से कम अलग अलग तरीके से व्याख्या जरूर कर सकते हैं। कंटेंट होना बहुत जरूरी है, तो कंटेंट को अच्छा करें, क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट मत करिए, थीम्स को प्रेडिक्ट करिए। आईआर की कम से कम 15-20 थीम, पॉलिटी की कम से कम 15-20 थीम, इकोनॉमी की कम से कम 15-20 थीम, इस प्रवृत्ति के अनुसार परीक्षा केंद्र में जाइए। तो मैं इस चीज को स्टार्ट करता हूं स्टूडेंट। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मेरी जो क्लासेस रहेंगी, आप 15 to 18 क्लासेस हैं, 2 आवर ईच, 2 से 2.25 घंटे की क्लासेस है, 15 से 18 क्लासेस मिलूंगा, क्योंकि पॉलिटी गवर्नेंस के टॉपिक मेरा सजेशन रहेगा आप लोग अपनी प्रिपरेशन में कम से कम एक वर्ष के जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटी गवर्नेंस के टॉपिक है उनकी लिस्ट बना के, आ ही चुकी होगी, बहुत सारी मैगजीन्स भी हैं, उनकी लिस्ट बना के पढ़ने के बाद आप कम से कम 2-2 पेज के कंटेंट तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में याद नहीं आता है स्टूडेंट। एग्जाम में आपको वही याद आएगा जो कि आपने लंबे समय से याद कर रखा है, उसका प्रयास कर रखा है, उससे कई जुड़े हुए पहलू आपने लिख रखे हैं। तो पॉलिटी गवर्नेंस के टॉपिक के लिए पिछले 1 साल के जो जरूरी विषय हैं उनमें से मैं एक 2 लेयर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहला विषय जो कि चर्चा में रहा मई 2023 में, मैरिजेस, समलैंगिक विवाह। आई होप मेरे अंग्रेजी में लिखने में आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप हिंदी में लिखते चलिएगा, शब्दावली में तो हिंदी में कहूंगा। अंग्रेजी क्योंकि मेरी मूल लैंग्वेज है पढ़ने सोचने समझने की, तो इसलिए मैं अंग्रेजी में ही लिख रहा हूँ, बोलूंगा मैं हिंदी में और काफी सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा और उसे नोट करते चलिएगा अपनी नोटबुक पे, ताकि बेहतर हो सके आपके उत्तर लिखने की प्रक्रिया। स्टूडेंट, एक ज्वलंत प्रश्न हमारे सामने, सेम सेक्स मैरिजेस। तो ये बेसिकली एक सोशियो कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक है, एक सामाजिक संवैधानिक विषय है, एक सामाजिक संवैधानिक मुद्दा है जो कि बहुत लंबे समय से चर्चा परिचर्चा के केंद्र में रहा है। इस टॉपिक पर अभी मई के महीने में स्टूडेंट सर्वोच्च न्यायालय में लगभग 10 दिन बहस हुई और सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जजमेंट सुरक्षित रख लिया है। सेम सेक्स मैरिजेस को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने अभी कोई निर्णय नहीं दिया है, लेकिन अपने निर्णय को उन्होंने सुरक्षित रख लिया है। आने वाले दिनों में शायद वो एक फाइनल जजमेंट अनाउंस करने की कोशिश करेंगे। तो यह जो विषय है, इस विषय की जो सारगर्भिता है, इस विषय के केंद्र में स्टूडेंट 2-3 डायमेंशन है। पहला डायमेंशन तो यह है कि क्या भारत में अनुच्छेद 21 को नई व्याख्याओं के अनुसार क्या अनुच्छेद 21 के दायरे में सेम सेक्स मैरिजेस को, समलैंगिक विवाह को अनुमति दे दी जानी चाहिए। पहला प्रश्न तो यह है। दूसरा यह है कि भारत में अगर समलैंगिक विवाह को अनुमति मिलती है तो इससे जुड़े हुए अन्य प्रकार के जो सिविल कानून है या अन्य प्रकार के संपत्ति से जुड़े हुए या फिर उत्तराधिकार से जुड़े हुए, बच्चे को गोद लेने से जुड़े हुए, धार्मिक प्रावधानों से जुड़े हुए अलग अलग जो पहलू हैं उन पर किस प्रकार का असर पड़ेगा और क्या भारतीय न्यायालयों ने इसका मूल्यांकन कर लिया है इस विषय का अध्ययन करने से पहले। यह जो विषय है सेम सेक्स मैरिजेस का, समलैंगिक विवाहों का, ये काफी लंबे समय से चर्चा में रहा है स्टूडेंट, और इस पर कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनाया जा सकता है। तो उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो 21वीं शताब्दी है स्टूडेंट, संविधान के दृष्टिकोण से 21वीं शताब्दी को एक नया नाम दिया जा रहा है, यह अधिकार आधारित दृष्टिकोण है। यह जो शताब्दी है यह अधिकार आधारित दृष्टिकोण युक्त शताब्दी है। अधिकार आधारित दृष्टिकोण, ये जो शब्द है स्टूडेंट, अधिकार आधारित दृष्टिकोण, ये चर्चा में तो 20वीं शताब्दी में आया, लेकिन अब उसका अनुपालन होता हुआ दिख रहा है। आज दुनिया के कई सारे राष्ट्र जो है स्टूडेंट, वो अश्वेत जनों को, साथ ही साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, साथ ही साथ जो विभिन्न रूप से अपने आप को बाकी समाज के गुटों से अतिरिक्त पाते हैं या फिर वो अपने आप को सामाजिक गुटों के रूप में नहीं पाते हैं, उनके अधिकारों की मांग चल रही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। दुनिया के जितने भी संवैधानिक प्रजातंत्र रहे हैं या हैं, उनमें कल्याणकारी पक्ष को एक वरीयता दी जाती है। लेकिन अब जो 21वीं शताब्दी है स्टूडेंट, वो कल्याणकारी दृष्टिकोण पे काम नहीं कर रही है, वो अधिकार आधारित दृष्टिकोण पे काम कर रही है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये होगा कि जब तक हम ये मान के चलते थे कि कल्याणकारी दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यक्ति विशेष के कल्याण पर जो राज्य के शासनात्मक दृष्टिकोण है वो देखने चाहिए, स्कॉलरशिप दे दी, कोई स्कीम्स चलाती, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर दी, ये सब वेलफेयर बेस्ड अप्रोच था। ये जो वेलफेयर बेस्ड अप्रोच है स्टूडेंट, इसने एक बहुत बड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने का प्रयास तो किया, लेकिन वह अपने संपूर्ण अधिकारों के अभाव में, संपूर्ण कुशलता के अभाव में और संपूर्ण पहचान के अभाव में सरकार के सामने केवल और केवल कृतज्ञ बनकर खड़ा रहा कि आप मेरी मदद कर दीजिए ताकि मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके और मैं आगे बढ़ सकूं। ये जो कल्याणकारी भाव था, ये पूरी तरीके से समाज के कई सारे गुटों को राज्य की नीतियों पर निर्भर बना देता है। लेकिन स्टूडेंट, अब मांग उठ रही है अधिकार आधारित दृष्टिकोण की। अधिकार आधारित दृष्टिकोण सही मायने में व्यक्ति विशेष को, परिवार को, समाज को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेगा। अधिकार आधारित दृष्टिकोण का मतलब यह है कि व्यक्तियों को अधिकार इस प्रकार दीजिए, अधिकारों के जो समुच्चय होने चाहिए वो इस प्रकार प्रस्तुत करिए कि व्यक्ति विशेष उन अधिकारों का प्रयोग करके अपना स्वयं कल्याण कर सके। तो राइट बेस्ड अप्रोच है क्या स्टूडेंट? राइट बेस्ड अप्रोच ये है कि 21वीं शताब्दी में समाज के हर वर्ग को बराबरी के अधिकार मिल सके, समाज के हर वर्ग को बराबरी के अधिकार मिल सके। यहां तक कि अनुपातिक रूप से अगर किसी समाज के किसी वर्ग को ज्यादा अधिकार चाहिए है तो शायद ज्यादा अधिकार भी दे दिए जाएं, अनुपातिक रूप से, अनुपातिक समानता के सिद्धांत के अंतर्गत।
और हम कल्याणकारी दृष्टिकोण से बाहर निकलकर अधिकार आधारित दृष्टिकोण की तरफ जा रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति को प्रतिदिन भोजन देंगे, प्रतिदिन उसको भोजन दे रहे हैं, प्रतिदिन भोजन देते चले जा रहे हैं, तो उसकी निर्भरता आप पर बढ़ती चली जाएगी। मान लेते हैं वो दीन दरिद्र है, अंत्यज है, समाज में खड़ा हुआ एक अंतिम व्यक्ति है, उसको अगर आप भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं तो वो अपने शारीरिक आवश्यकताओं के लिए फिर वो आपकी केवल टकटकी लगा के देखा रहेगा कि आज आप आएंगे और भोजन प्रस्तुत करेंगे। लेकिन अगर आप उसे अधिकार देते हैं, उसके अधिकारों की वरीयता सिद्ध करते हैं, उसे कौशल देते हैं, उसे समाज में मुख्य धारा में आने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वह अपने अधिकारों के बलबूते अपना कल्याण स्वयं कर लेगा, आपसे भोजन मांगने नहीं जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज है 21वीं शताब्दी पे, और इसी के अंतर्गत स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट में एक नई संवैधानिक नैतिकता देखने को मिल रही है। एक फ्लोचार्ट बनाता हूं और इसका प्रयोग खूब करिए अपने आंसर में स्टूडेंट। ये शब्द आप सीख लीजिए, ये डेफिनेशन आप सीख लीजिए और खूब प्रयोग करें आप अपने इसके उत्तर लेखन में। इस अधिकार आधारित दृष्टिकोण के बेस पर स्टूडेंट एक नई संवैधानिक नैतिकता देखने को मिल रही है, एक नई संवैधानिक नैतिकता देखने को मिल रही है स्टूडेंट। मैं इसको थोड़ा सा और बैलेंस करता हूं। आप अच्छे से जानते हैं संवैधानिक नैतिकता या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये किसी एक पैराग्राफ में प्रयुक्त किए जाने वाली परिभाषा नहीं हो सकती है। जैसे जैसे समाज बदलता है, जैसे जैसे समाज के प्रतिमान बदलते हैं, वैसे वैसे स्टूडेंट संवैधानिक नैतिकता की नई परिभाषा प्रतिपादित होती है। संवैधानिक नैतिकता की नई परिभाषा प्रतिपादित होने का मतलब यह है जैसे जैसे समाज की आवश्यकताएं बदलेंगी वैसे वैसे नई परिभाषाएं सामने हमारे को देखने मिलेंगी। और इसमें कल तक वह विषय जो कि बड़े टैबू और निषेध माने जाते थे, आज वही टैबू और निषेध विषय को हम मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और हम नई परिभाषाएं गढ़ते चले जा रहे हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अंतर्गत संविधान के दायरे को, उसकी व्याख्याओं को एक नए सिरे से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी में 2017 में एक विषय सामने आया, केएस पुट्टास्वामी जजमेंट। केएस पुट्टास्वामी जजमेंट जिसने की निजता गोपनीयता के अधिकार को एक नई दिशा प्रदान की, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी। तो स्टूडेंट ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने 1954 में और 1962 में एमपी शर्मा केस में, खड़क सिंह केस में मानने से मना कर दिया था, निजता के अधिकार को, गोपनीयता के अधिकार को मूल अधिकार मानने से मना कर दिया था। एमपी शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट नहीं हो सकती। वही सर्वोच्च न्यायालय नई संवैधानिक नैतिकताओं के अंतर्गत 2017 में प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट मान के चल रही है और एक मील का पत्थर साबित होने वाला जजमेंट प्रस्तुत किया। और उसी कड़ी में अब नए प्रकार की संवैधानिक नैतिकता के विषय सामने आ रहे हैं। तो इसी कड़ी के अंतर्गत स्टूडेंट राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत एक नया विषय सामने आया है और वो है सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउड करना। जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं इसको अलाउड करना। अब आपको लग रहा होगा कि गोपनीयता, निजता के अधिकार और सेम सेक्स मैरिजेस के बीच में क्या कोरिलेशन है, क्या कह रहा है स्टूडेंट? बैकग्राउंड ये कह रहा है कि हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू राइट वे। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। दुनिया के जितने भी संवैधानिक प्रजातंत्र रहे हैं या हैं, उनमें कल्याणकारी पक्ष को एक वरीयता दी जाती है। लेकिन अब जो 21वीं शताब्दी है स्टूडेंट, वो कल्याणकारी दृष्टिकोण पे काम नहीं कर रही है, वो अधिकार आधारित दृष्टिकोण पे काम कर रही है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम ये मानते चलते थे कि कल्याणकारी दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यक्ति विशेष के कल्याण पर जो राज्य के शासनात्मक दृष्टिकोण है वो देखने चाहिए। स्कॉलरशिप दे दी, कोई स्कीम्स चला दी, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर दी, ये सब वेलफेयर बेस्ड अप्रोच था। ये जो वेलफेयर बेस्ड अप्रोच है स्टूडेंट, इसने एक बहुत बड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने का प्रयास तो किया, लेकिन वह अपने संपूर्ण अधिकारों के अभाव में, संपूर्ण कुशलता के अभाव में और संपूर्ण पहचान के अभाव में सरकार के सामने केवल और केवल कृतज्ञ बनकर खड़ा रहा कि आप मेरी मदद कर दीजिए ताकि मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके और मैं आगे बढ़ सकूं। ये जो कल्याणकारी भाव था, ये पूरी तरीके से समाज के कई सारे गुटों को राज्य की नीतियों पर निर्भर बना देता है। लेकिन स्टूडेंट अब मांग उठ रही है अधिकार आधारित दृष्टिकोण की। अधिकार आधारित दृष्टिकोण सही मायने में व्यक्ति विशेष को, परिवार को, समाज को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेगा। अधिकार आधारित दृष्टिकोण का मतलब यह है कि व्यक्तियों को अधिकार इस प्रकार दीजिए, अधिकारों के जो समुच्चय होने चाहिए वो इस प्रकार प्रस्तुत करिए कि व्यक्ति विशेष उन अधिकारों का प्रयोग करके अपना स्वयं कल्याण कर सके। तो राइट बेस्ड अप्रोच है क्या स्टूडेंट? राइट बेस्ड अप्रोच ये है कि 21वीं शताब्दी में समाज के हर वर्ग को बराबरी के अधिकार मिल सके, समाज के हर वर्ग को बराबरी के अधिकार मिल सके। यहां तक कि अनुपातिक रूप से अगर किसी समाज के किसी वर्ग को ज्यादा अधिकार चाहिए तो शायद ज्यादा अधिकार भी दे दिए जाएं, अनुपातिक रूप से, अनुपातिक समानता के सिद्धांत के अंतर्गत। और हम कल्याणकारी दृष्टिकोण से बाहर निकलकर अधिकार आधारित दृष्टिकोण की तरफ जा रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति को प्रतिदिन भोजन देंगे, प्रतिदिन उसको भोजन दे रहे हैं, प्रतिदिन भोजन देते चले जा रहे हैं, तो उसकी निर्भरता आप पर बढ़ती चली जाएगी। मान लेते हैं वो दीन दरिद्र है, अंत्यज है, समाज में खड़ा हुआ एक अंतिम व्यक्ति है, उसको अगर आप भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं तो वो अपने शारीरिक आवश्यकताओं के लिए फिर वो आपकी केवल टकटकी लगा के देखा रहेगा कि आज आप आएंगे और भोजन प्रस्तुत करेंगे। उसे कौशल देते हैं, उसे समाज में मुख्य धारा में आने के लिए प्रेरित करते हैं, तो वह अपने अधिकारों के बलबूते अपना कल्याण स्वयं कर लेगा, आपसे भोजन मांगने नहीं जाएगा।
ये एक बहुत बड़ा चेंज है 21वीं शताब्दी में, और इसी के अंतर्गत स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट में एक नई संवैधानिक नैतिकता देखने को मिल रही है। एक फ्लो चार्ट बनाता हूं। करिए अपने आंसर स्टूडेंट, ये शब्द आप सीख लीजिए, ये डेफिनेशन आप सीख लीजिए और खूब प्रयोग करें आप अपने इसके उत्तर लेखन में। इस अधिकार आधारित दृष्टिकोण के बेस पर स्टूडेंट एक नई भाषा प्रतिपादित होने का मतलब यह है जैसे जैसे समाज की आवश्यकताएं बदलेंगी वैसे वैसे नई परिभाषाएं सामने हमारे को देखने मिलेंगी। और इसमें कल तक वह विषय जो कि बड़े टैबू और निषेध माने जाते थे, आज वही टैबू और निषेध विषय को हम मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और हम नई परिभाषाएं गढ़ते चले जा रहे हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अंतर्गत को एक नए सिरे से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी में 2017 में एक विषय सामने आया, केएस पुट्टास्वामी जजमेंट, जिसमें कि निजता गोपनीयता, देखिए टॉपिक का बैकग्राउंड क्या कह रहा है स्टूडेंट, बैकग्राउंड ये कह रहा है कि हम एक नई